जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की निःशुल्क आपको कोचिंग करवा रहे हैं। साथियों, हम मैथ्स का अध्ययन कर रहे थे, जहां पर हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके थे। जिस 3 लेक्चर में हमने प्रतिशत टॉपिक को ख़त्म कर दिया था, आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से आपके बीच आए हैं और टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। दोस्तों, इस टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसी कैसी वैरायटी क्वेश्चंस में होती है, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं जो हमें देखने को एग्जाम में मिलते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है स्थानीय मान, यानी कि किसी भी संख्या में किसी एक अंक का स्थानीय मान क्या होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्थानीय मान होता है कि किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष को बताता है। किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष को बताता है तथा स्थान के अनुसार बदलता रहता है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कोई एक संख्या है, उस संख्या में अलग अलग अंक होते हैं। उन अलग अलग अंक का जो उनके कौन से स्थान पर उसका क्या महत्व है, यानी कि अलग अलग स्थान पर उनके अलग अलग स्थानीय मान होते हैं, वो उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक संख्या है 3758। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो पहला नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई। जो दूसरा नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, दहाई। फिर सैकड़ा, फिर हजार, अगर आगे और नंबर होते तो 10,000, लाख, 10 लाख आगे तक जाते। इनके अनुसार ही हम इनके स्थानीय मान को बताते हैं। जैसे कैसे, अगर मैं बात करूं, इस नंबर पर अगर मैं बोलता हूं कि 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, ये कौन से नंबर पर है, इकाई पर। तो इकाई पर है तो 8 का जो स्थानीय मान हम निकालेंगे वो निकालेंगे कैसे, 8 गुणा 1 मतलब 8। यानी कि ये जो है वो 1 है। यहाँ पर जो पोजीशन आती है वो किसकी आ गई, दहाई मतलब 10। यहाँ पर कौन सी पोजीशन आ गई, 10। यहाँ पर 100, यहाँ पर 1000। तो हम इनसे गुणा करके ही इनके मान निकालते हैं। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का क्या हो जाएगा स्थानीय मान, 5 गुणा 10 यानी कि 50। बात समझ में आ रही। अगर 7 का बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 100 यानी कि 700। 3 का बोलूँगा तो 1000 यानी कि 3 गुणा 1000 यानी कि 3000। यह सब इनके क्या होते हैं, स्थानीय मान। और इन स्थानीय मानों को जोड़ने पर, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास वो संख्या आ जाती है जो हमें दी हुई है। कैसे, अगर मैं 7 का स्थानीय मान निकालूंगा तो 7 का क्या आ जाएगा, 700। अगर मैं 3 का निकालता हूं तो 3 का क्या आ जाएगा, 3000। ये सब इनके स्थानीय मान हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इनको जोड़ने पर, मैंने अभी बोला था कि अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो मेरे पास वही संख्या आ जाएगी जो हमें दी हुई थी। इन सबको मुझे क्या करना है, प्लस करना है। ये कितना आया, 8, ये कितना आया, 5, ये 7 और ये 3। तो 3758 यही संख्या आपने को दी थी। यानी कि स्थानीय मान का क्या मतलब है, सीधा सीधा मतलब ये है कि वह अंक जिसका हमें स्थानीय मान बताना है वो उसके स्थान के अनुसार ही बताना है कि वो कौन से स्थान पर है। समझ में आई बात। अगला अपना जो पॉइंट था वो है कि शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होता है, चाहे वो कहीं भी हो। ये बात हमने क्यों बोली, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम शून्य से या 0 से गुणा करते हैं, क्योंकि हम स्थानीय मान जो निकाल रहे हैं वो गुणा करके ही निकाल रहे हैं। स्थानीय मान जो निकाल रहे हैं वो गुणा करके निकाल रहे हैं। अब अगर मुझे शून्य का स्थानीय मान निकालना है तो शून्य का स्थानीय मान निकालना है तो देखो, मैं शून्य को गुणा करूंगा। अगर मुझे शून्य का स्थानीय मान निकालना है तो शून्य से क्या करूंगा, गुणा करूंगा। अब शून्य को अगर मैं 1 से गुणा करूं तो भी शून्य आता है। अगर मैं इसको किसी से भी गुणा करूं तो मेरे पास उत्तर क्या आएगा, शून्य ही आएगा, यानी कि 0 ही आएगा। अब अगर 0 ही आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि शून्य का स्थानीय मान हमेशा क्या होगा, शून्य ही होगा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है।
समझ में आई बात। अगर हमें क्वेश्चन दे दिया, कहीं भी जीरो दे दिया, बताइए जीरो का स्थानीय मान क्या होता है, तो हम ऐसे काउंट नहीं करने बैठेंगे। अपने को ये दिमाग में फीड होना चाहिए कि जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है। ये तो हुई दोस्तों स्थानीय मान की बात। इसके अलावा एक और मान होता है जिसे हम कहते हैं जातीय मान। क्या कहते हैं? जातीय मान। स्थानीय मान के अलावा एक और चीज है जिसको हम कहते हैं जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, या अंक का मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? जातीय मान किसी भी अंक का वह जातीय मान वह कहलाता है जो कभी बदलेगा नहीं, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो अंक जो हैं वही उसका क्या है? जातीय मान है। बात समझ में आ रही है? अगर जैसे ये नंबर मेरे पास एक हैं 8976, यानी कि 8976, यहाँ पर मैं जातीय मान की बात कर रहा हूँ, किसकी? 6 की। अभी बोला कि 6 का जो जातीय मान या किसी भी अंक का जो जातीय मान होगा वो कभी भी नहीं बदलेगा, यानी कि वो जो अंक खुद है वही उसका क्या है? जातीय मान है। देखिए 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 6। अगर मैं यहाँ पर बोलता आपसे कि 7 का जातीय मान बताइए, तो 7 का जातीय मान भी क्या हो जाएगा भैया? 7 ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 9 का बताइए, तो 9 का कितना? 9। 8 का बताइए, तो 8 का कितना? 8। ऐसे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, हमें वहाँ पर अगर जातीय मान पूछा तो हम क्या बोलेंगे? अगर जातीय मान पूछा तो हम कहेंगे कि जातीय मान वही होता है जो वो नंबर स्वयं है। स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है? बात समझ में आई क्या? स्थानीय मान में तो हम स्थान विशेष का मान देखते हैं कि वो किस स्थान पर हैं। बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार आप लोग फिर देख लीजिए कि स्थानीय मान जो है किसी अंक का वह मान है जो उस स्थान को बताता है, उसके स्थान विशेष को बताता है, या स्थान के अनुसार क्या हो जाता है? बदल जाता है। इकाई पर है तो मान अलग आएगा, दहाई पर है तो अलग आएगा, सैकड़ा पर है तो अलग आएगा। लेकिन जातीय मान जो होता है वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। वो जो अंक है वो खुद ही उसका क्या होता है? जातीय मान होता है। अब इसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं? देखिए एक प्रश्न यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है कि 9075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। अब अपने को यह बताना है कि इस संख्या में 7 का जो स्थानीय मान है और जातीय जो मान है उन दोनों में क्या अंतर है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और जातीय मान कैसे निकालते हैं। देखिए अगर मुझे स्थानीय मान निकालना है, किसका निकालना है स्थानीय मान? 7 का। तो सबसे पहले अब मुझे गिनना है कि 7 कहाँ पर आ रहा है। ये क्या बोला था? इकाई। ये क्या हो जाएगा? दहाई। अब 7 कहाँ पर आया? दहाई पर। अगर मुझे 7 का स्थानीय मान निकालना है, दहाई पर आया, इसका मतलब किससे गुणा करूं? 10 से। तो कितना हो गया भैया मेरे पास? ये आया कितना? 70। तो यानी कि 7 का जो स्थानीय मान आया वो कितना आया? 70 आया। अब अगर मैं इसी 7 के जातीय मान की बात करूं, जातीय मान, तो 7 का जो जातीय मान है, अब 7 का जातीय मान मैंने बोला था, ऊपर भी लिखा हुआ है कि वो कभी भी नहीं बदलेगा, यानी कि जो अंक स्वयं है वही उसका क्या होता है? जातीय मान होता है। तो जातीय मान क्या हो जाएगा इसका? 7। और स्थानीय मान क्या आया? 70। अब अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में कि उन दोनों में अंतर क्या है, तो हम क्या कर देंगे? 70 में से क्या माइनस कर देंगे? 7। तो कितना आया अपने पास? 63। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 63। बात समझ में? इस तरह के प्रश्न इनमें बन जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि और हमें नंबर सिस्टम यानी कि संख्याओं में क्या पढ़ना है, अब हमें बताना होगा कि संख्याएं किस तरह की होती हैं, संख्याओं के क्या क्या प्रकार होते हैं, किस किस टाइप्स की संख्याएं में क्या क्या हमें क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस की क्या क्या वैरायटी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हमारे सामने जो आया वो है संख्याएं, यानी कि संख्याएं कैसी होती हैं। संख्याएं दो तरह की अपने को यहाँ पे दी हुई है, एक है वास्तविक और दूसरी है काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं वो है कि जिसका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त हो, यानी कि वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर्स हम उन्हें कहेंगे जिनका हम अगर वर्ग करते हैं यानी कि स्क्वायर करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा, हमें जो उत्तर मिलना चाहिए वो हमेशा कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। हमेशा कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। यानी कि
इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर जिनको हम वर्ग कर रहे हैं यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं, आंसर मिलना चाहिए किसमें, धनात्मक। जैसे अगर मैं 2 है, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आया, 4। ये भी प्लस में है और ये भी किस में आया, प्लस में आया। तो संख्याएं कौन सी हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। अगर कोई भी संख्या माइनस में भी है, -2 है, अगर मैं -2 का भी स्क्वायर यानी कि वर्ग करता हूं तो -2 का वर्ग का मतलब -2 कितनी बार गुणा होगा, -2 कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। तो माइनस से माइनस गुणा होगा तो ये किस में हो जाएगा भैया, प्लस में। और 2 को 2 से किया तो ये भी अपने को क्या मिला, धनात्मक। तो यानी कि माइनस वाला जो नंबर है, माइनस वाली जो संख्या है वो भी हमें धनात्मक मिली, प्लस वाली जो संख्या है वो भी हमें धनात्मक मिली। तो ये जो संख्या है, इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान होनी चाहिए भैया कि अगर हम प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो हमें प्लस मिलता है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी हमें प्लस मिलता है। अगर मैं प्लस को माइनस से गुणा करूं तो माइनस आएगा और माइनस को प्लस से गुणा करूं तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। यह चीज़ भी अपने को याद रहनी चाहिए क्योंकि संख्याओं में कई बार अलग अलग तरीके की हमें चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो हमें अगर अलग अलग चिन्हों को गुणा करना है तो ये चीज़ हमें ध्यान रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर आगे हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में, यानी कि जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक प्राप्त होता है। यानी कि इसका मतलब ये है, ऐसी संख्या हैं जिनका अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें जो मिलने वाली संख्याएं होगी वो क्या मिलेगी भैया, ऋणात्मक। किस तरह की मिलेगी, ऋणात्मक। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या नेगेटिव में यानी कि ऋणात्मक है तो वो संख्याएं हमेशा किस में होगी, काल्पनिक में होगी। अगर -√3 है, -4 है, -√6 है, ये सभी संख्याएं किस तरह की हैं, काल्पनिक। क्योंकि अगर मैं इनका वर्ग करता हूं तो मुझे संख्याएं धनात्मक नहीं मिलेगी, संख्याएं मुझे किस तरह से मिलेगी, ऋणात्मक। अब कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको एक बार करके बता देता हूं। जैसे अगर √3 है अंडर रूट में, मुझे इसका क्या करना है, स्क्वायर यानी कि वर्ग करना है। अब जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 को कितनी बार गुणा करूंगा भैया, -√3 को कितनी बार गुणा करने वाला हूं, 2 बार, यानी कि √-3 गुणा √-3। अब इस तरह के टर्म्स को, इस तरह की संख्याओं को कैसे हल करते हैं वो भी आप लोग समझ लीजिए। ये जो अंडर रूट है इसके अंदर 3 को ऐसे ही लिखो और इसको लिखो -1 गुणा ये 3 और ये हो गया क्या, -1, अंडर रूट आगे तक बढ़ा दीजिए। अब ये √3 √-1 गुणा √3 और √-1। बात समझ में आई। मैंने इनको क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब ये √3 और √3 तो दोनों मिलके कितने हो गए, 3, और यहाँ पर क्या बचा, √-1 गुणा √-1। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो √-1 होता है इसका मान होता है क्या, आयोटा। इसको अपन क्या बोलते हैं, आयोटा। अब ये -1 आयोटा और ये आयोटा, तो ये मिलकर दोनों क्या हो गए, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का वर्ग। अब देखिए आयोटा का जो वर्ग होता है इसका मान होता है -1, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कितना आया, 3, और आयोटा का मान -1 तो कितना आया, -3। तो ये जो संख्या अपने को मिली कैसी मिली, ऋणात्मक। बात समझ में आई। यानी कि काल्पनिक संख्याएं वो होती है जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक मिलता है, और काल्पनिक संख्याओं को हल करने का ये जो तरीका है ये भी आपको याद रखना है कि -1 को हमें अलग कर लेना है, क्योंकि अंडर रूट में -1 जो होता है उसका मान होता है आयोटा, और आयोटा का जो स्क्वायर होता है उसका जो वैल्यू आती है, उसका जो मान आता है वो आता है -1। बात समझ में आई।
आगे अगर अपन चलते हैं, कुछ और संख्याओं के प्रकार हमारे सामने हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या हम उसे बोलते हैं जो हम वस्तुओं को गिनने के काम में लेते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है जिन्हें हम गिनने के काम ले रहे हैं, हम उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर बोला जाता है। हम जो काउंटिंग करते हैं किसी की भी, सपोज कीजिए कहीं भी बहुत सारे बुक्स पड़ी हुई है या कुछ भी, हम उनकी काउंटिंग कर रहे हैं, तो काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 2 3, 1 2 3 4 5, इस तरह से जो काउंटिंग कर रहे हैं, उन काउंटिंग या गिनने वाली संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक नंबर। बात समझ में आ रही है? प्राकृतिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 और कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनने के काम में लेते हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी आती है हमारे पास पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं क्या? होल नंबर। ठीक है। अब होल नंबर क्या होती है? होल नंबर का एक सिंपल सा फंडा है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें, यानी कि उसमें अगर हम शून्य और प्लस कर दें, तो वो संख्याएं हमारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी कि होल नंबर बन जाते हैं। बात समझ में अपने को यह आनी चाहिए कि अगर 1 से स्टार्ट है गिनने वाली संख्याएं तो प्राकृतिक होगी। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। उसके बाद है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। अब देखिए इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में हम उन सभी नंबर को, उन सभी संख्याओं को शामिल कर लेते हैं जो चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है 1 से लेकर अनंत तक, वो सब भी इंटीजर में आएगी, यानी कि पूर्णांक में आएगी। और जो ऋणात्मक संख्याएं -1 से लेकर अनंत तक, वो संख्याएं भी किस में आएगी? पूर्णांक में आएगी। और साथ में जीरो भी किस में आएगा? पूर्णांक में आएगा। यानी कि तीनों चीज़ों को अपने को दिमाग में ऐसे याद करना है कि अगर प्राकृतिक नंबर यानी कि अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर होगा गिनने वाली संख्याएं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम गिन सके। फिर उन प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैंने जीरो भी डाल दिया तो फिर वो बन जाती है क्या? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। और अगर उनमें सभी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी सब उसमें मिक्स कर दिया हमने, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास? पूर्णांक। तीनों चीजें क्लियर हुई? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी, पूर्णांक, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? जिसमें जीरो शामिल हो, और पूर्णांक क्या हो जाएगा? सब कुछ, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक प्लस जीरो। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए अगर आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? कि जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1 है तो 1 का 1 और 1 सिर्फ यही गुणनखंड है, यानी कि इस 1 के अगर गुणनखंड की बात करें तो क्या बनेगा? 1 गुणा 1, यानी कि 1। इसके अलावा और कोई गुणनखंड अपने पास नहीं बनेंगे। 2 की हम बात करें तो 2 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 1 गुणा 2। ठीक है। अगर 3 की बात करें तो क्या बनेंगे? 1 गुणा 3। तो ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होते। 1 जो होता है, 1 तो सबका गुणनखंड होता है, क्योंकि हम 1 को किसी से भी गुणा करें वही संख्या आती है जिससे हम उससे गुणा कर रहे हैं। 1 को चाहे हम 1 से करें, 2 से करें, 3 से करें, किसी से भी करें, 1 को जिससे भी हम गुणा करते हैं वही नंबर अपने को मिल जाता है। इसलिए 1 तो सभी का गुणनखंड है ही सही। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसा नंबर जो 1 और उस स्वयं वो खुद, उसके अलावा अगर कोई दूसरा गुणनखंड अपने को नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे उसको? कि वो जो संख्याएं होती है वो कौन सी संख्याएं कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। इसके अलावा भाज्य संख्याएं जो होती है, भाज्य संख्याएं हम उनको बोलते हैं जिनके 2 या 2 से क्या होते हैं?
अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड मिलेंगे वो सब अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 है, अब 4 के कितने गुणनखंड मिल जाएंगे अपने को, 1 2 4, यानी कि 1 को 4 से गुणा करूं तो भी मेरे पास 4 आया। अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूं तो भी मेरे पास 4 आया। तो अपने को गुणनखंड मिल रहे हैं इनके, इस वजह से ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। और भी कई सारे संख्याएं ले सकते हो आप, 8 ले लो, 6 ले लो, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके अलग अलग अपने को गुणनखंड मिल जाते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल जाते हैं। अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक खुद वो संख्या। इसके अलावा भाज्य संख्या जो होती है उनके बहुत सारे गुणनखंड अपने को देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने यहाँ पर हैं जो हमें याद होने चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमें डायरेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन अगर छोटे लेवल का कोई एग्जाम होता है तो उनमें डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में अगर हम पहले बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 कैसे हो सकती है, नहीं, लेकिन हमें याद रखना है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 होती है, क्योंकि 2 सिर्फ एक ही गुणनखंड अपने को देखने को मिलेगा, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2 का केवल एक ही गुणनखंड होता है ये, इसके अलावा और कोई गुणनखंड होता ही नहीं है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। इसके अलावा केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ कैसी है, अभाज्य है। अब सम क्या है, 2 तरह की संख्याएं और होती है, सम और विषम। सम और विषम संख्याओं के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। सम संख्याएं कौन कौन सी, 2 4 6 8, ये सब संख्याएं क्या है, सम। और विषम संख्याएं कौन सी होती है, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 9, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ क्या है, अभाज्य हैं। सम होने के साथ साथ क्या है, अभाज्य हैं। बाकी और जितनी भी संख्याएं हैं जो सम हैं वो क्या है, भाज्य हैं। ये बात अपने को याद रखनी कि मात्र 2, केवल और केवल 2 ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ कैसी है, अभाज्य है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमने लिखी है कि 2 तथा 3 के अतिरिक्त, 2 तथा 3 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याओं का में 6 का भाग लगाने पर शेषफल 1 या 5 प्राप्त होता है। अब हमें ये इसलिए मैंने बताया आपको क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जब बड़ी बड़ी संख्याएं हमारे पास आ जाती है तो उन बड़ी संख्याओं में हमें कहाँ तक हम भाग देते रहेंगे, नहीं, तो उनको डायरेक्ट आंसर बताने के लिए अपने को ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 2 और 3 के अतिरिक्त, यानी कि 2 और 3 संख्या के अलावा अभाज्य संख्याओं में अगर हम 6 का भाग लगाते हैं तो हमेशा अपने को जो शेषफल मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 1 या 5। क्या मिलने वाला है, 1 या 5। अतः अभाज्य संख्याओं को हम, जो अभाज्य संख्याएं होती है उनको 6 के ±1 के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसके रूप में हम अभाज्य संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 इसके अतिरिक्त अन्य सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनमें अगर हम 6 का भाग लगाते हैं, समझ में आ रही बात, तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, 5। जैसे अगर मैं कोई भी एक नंबर उठा लो आप जो अभाज्य हो, जो किसी से भाज्य नहीं हो, कोई भी नंबर जो आपको याद आ रहा हो, जैसे ले लो 17 ले लो, ठीक है। अब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर हम इसमें 6 से भाग लगाते हैं, 17 में 6 से भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 6 को 2 से किया 12, माइनस किया तो कितना आया भैया, 5। कितना आया, 5। हम यही कह रहे थे कि ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें हम 6 से अगर भाग लगाते हैं तो हमें शेषफल या तो 5 मिलेगा या कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर आप 19 लोगे, 19 भी कैसी संख्या है, अभाज्य है। इसमें लगा दो आप 6 से भाग तो कितना मिला आपको, 1।
तो शेषफल कितना मिल रहा है, या तो 5 मिल रहा है या 1 मिल रहा है। तो अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर भी है जिसमें आपसे ये पूछे कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें 6 से भाग लगाओ, सभी संख्याओं पर 6 से भाग लगाओ। अगर आपको किसी में एक शेषफल के रूप में 1 या 5 मिल रहा है तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे, ये वाली संख्या क्या है, अभाज्य है। समझ में आ रही बात। तो हमें सीधा सीधा क्या कहना है, ये वाली संख्या जो है अभाज्य है। तो आज हमने जो संख्याओं के बारे में अध्ययन किया, कौन कौन सी संख्याएं होती है, संख्याओं के कितने प्रकार हैं, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, है ना, प्राकृतिक, ऐसी बहुत सारी संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे। कल के लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक के साथ, जैसे इकाई अंक वगैरह कैसे ज्ञात करते हैं, और कुछ नए नए क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा। आज का लेक्चर हम यहीं करते हैं। आप इसी ऊर्जा और जोश के साथ तैयारी करते रहिए और अपनी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी इस तरह से कीजिए कि हमें पूरा जोश और जुनून के साथ इतनी मेहनत करनी है कि हम इस वाली भर्ती में ही निकल जाए, दूसरी भर्ती का चांस हमें देखना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।